हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आपका तारीख है 18 मार्च। आज से एग्जैक्ट 2 महीने बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता नहीं है। पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। सिलेबस 3 ही सब्जेक्ट आपका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के भी पिछले साल पूछे गए हैं। पिछले साल क्या, पहले प्रीवियस ईयर में बहुत साल ऐसे देखे गए ना, हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन पर केमिस्ट्री के अंदर पूछे गए हैं। अब ये मत फिर से कमेंट कीजिएगा कि आप बायोलॉजी के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, बायोलॉजी तो सब्जेक्ट में है ही नहीं। केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है मेरे भाई, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। और ध्यान रखिएगा, 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, और जो कैंडिडेट अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं, लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिए। पिछली बार की डेटा बता रहा हूँ, अप्रोक्स 50,000 यानी कि 50,000 कैंडिडेट लगभग इसके फॉर्म अप्लाई किए थे। लास्ट टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इसके कारण कैंडिडेट, पिछली बार की बात बता रहा हूँ, पेमेंट कट गए थे, डिडक्ट हो गए थे, पर उनको सक्सेसफुली नहीं दिखाई दे रहा था। यही कारण है, पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, जितना हो सके पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप अपने मोबाइल फोन से इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत का सुचालक, कुचालक यानी कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये तो गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर कौन सा है इसमें? तो ब्रोमीन, जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, यही आपका बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल जो होता है, इसमें कौन से विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है? अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया है। जो ड्राई सेल होता है, इसमें 2 विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्य का यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह पर जाते हैं। किस कारण से? यही इलेक्ट्रोलाइट के चलते। तो क्या हो जाएगा इसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, यही 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनका प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के तौर पर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। जब ध्वनि यानी कि जो साउंड होता है, एक माध्यम, माध्यम क्या होता है? जो मीडियम होता है ना, इंग्लिश में समझिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है? तो देखिए, जो साउंड होता है ना, जैसे लाइट होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वैसे ही साउंड क्या होता है? जब ये अलग अलग मीडियम में जाता है, जैसे कि कभी सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैस में जाता है, गैस से वैक्यूम में जाता है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसकी जो चाल है, इसकी जो स्पीड है, ये कम ज़्यादा होती है। जैसे सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड सॉलिड यानी कि ठोस में होती है, उसके बाद इसकी स्पीड लिक्विड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद गैस में। जैसे कि मैं आपको जो भी चीज़ बता पा रहा हूँ, यहाँ से कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अगर कितना भी, मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, मैं यहाँ पर हूँ, कितना दूर तक मेरी आवाज़ को आप सुन पाएँगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो नहीं ना सुन पाएँगे। लेकिन वहीं अगर हम निर्वात में चले गए, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वहाँ पर जो साउंड है, इसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, मतलब सुना ही नहीं देगी। तो चाल में एक अच्छा खासा परिवर्तन आता है। कहने का मतलब, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया ना कि चाल में परिवर्तन, तो आपको चाल में परिवर्तन पर टिक लगा देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, चाल और तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, दोनों में परिवर्तन आता है चाल के साथ-साथ। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में भी दिया गया है, चाल और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक ऑप्शन देता है तो उस पर आपको टिक लगाना है, दोनों ऑप्शन देता है तो दोनों पर टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रहों की गति का नियम का प्रस्ताव किसने दिया? जैसे हमारी पृथ्वी है ना, सूर्य की दिन रात परिक्रमा करते रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है, वैसे ही सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, ये सूर्य की दिन रात परिक्रमा करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो इनकी जो ग्रहों की गति है, इन जो प्लेनेट की गति है, रोटेट करने की जो नियम है, इसको किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक थे? तो जोन्स केपलर का नाम सुने होंगे। इन्हीं ने ग्रह की गति का नियम का प्रस्ताव दिया है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको इस प्रकार के आते हैं। और जो आपके सिलेबस हैं, सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हर साल नहीं आते हैं, कुछ साल अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ भी हो, एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमारा काम है कराने का, आपका काम है देखने का, आपको प्रैक्टिस करने का। एक ही क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जब बर्फ के टुकड़े के ऊपर दाब बढ़ाया जाता है, यानी कि प्रेशर डाला जाता है, तो उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या हो जाता है? क्वेश्चन कराया हूँ, डायरेक्ट माइंड में क्लिक करना चाहिए। वैसे तो सारे क्वेश्चन जो मैं करा देता हूँ, आपको याद आ ही जाएगा। अगर नहीं याद पड़ता है तो आप नोट कर लीजिए, कहीं उसको याद कर लीजिए। ठीक है,
तो जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज मानो या ना मानो दोस्तों, पिछले साल से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे खासे बायोलॉजी के पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। ये आप दिमाग में निकाल लीजिएगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है ना, तो सारे क्वेश्चन आपको कराना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है? द प्लेनेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। आप पढ़े हैं सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, इनका एक क्रम है, निश्चित क्रम है। कैसे कैसे क्रम में बैठे हैं अभी आपको बताते हैं। सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी कि बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सोलर सिस्टम से। इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस का टॉपिक है। यहाँ से भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको ध्यान समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी की क्रम कौन सी है, सूर्य से मतलब कितने नंबर पर है, और पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है, किसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है, कौन सा चमकीला ग्रह है, या फिर किसे लाल ग्रह कहा गया है, सूर्य शाम के समय सुबह के समय लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इसका आप राइट आंसर जानते ही हैं। सबसे लास्ट में नेपच्यून ग्रह है, नेपच्यून प्लेनेट है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? पहले बताए हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, अगर याद होगा तो। सुबह के समय, शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, जो समुद्र की पानी है नीला क्यों दिखाई देते हैं, सारा कारण एक ही है, एक ही फिनोमिना है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के पूछे जाते हैं, पर एक चीज बात बोलूं दोस्तों, मैथ जो आपका है ना, ये आपका कैलकुलेटिव है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एकमात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा आपका सब्जेक्ट है जहां अगर आप फोकस कर लिए, आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, आपको अच्छे मतलब मजा भी आएंगे, और दूसरे यहाँ से आप सबसे ज्यादा नंबर भी उठा सकते हो, यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हो। और मैं आपको एक चीज यही बोलूंगा कि अगर आप एग्जाम भी देने जाओगे ना, तो आपको पेपर में सबसे पहले आपको मैथ के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर आप पहले मैथ को अटेम्प्ट नहीं करना, पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री को देख लेना, क्योंकि आसान क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आप सारे टाइम दे दोगे मैथ में ही, फिर आगे क्वेश्चन मतलब टाइम ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जो भी आपको आसान लगे उसको पहले अटेम्प्ट करना है। ओके, फिजिक्स में भी आपके कुछ क्वेश्चन लेंदी किए जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो उनको क्या करना है ना, लास्ट टाइम में अटेम्प्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखोगे तो आप ऑप्शन एक ही जैसे सिमिलर देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज करेंगे, थोड़े से दिमाग पर जोर देना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। क्या होता है, जब सेना पुल को पार करते हैं तो सैनिक जो होते हैं ना, कदम से कदम मिलाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर से क्या होता है, उनसे जो वाइब्रेशन, अनुनाद क्या होता है, वाइब्रेशन, उससे क्या होता है, पुल जो है ना टूटने का खतरा बना रहता है। क्या कारण है? पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि होता है यानी कि साउंड, जिसके कारण अनुनाद के चलते पुल टूटने का खतरा बना रहता है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखे हुए तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है? भाई अभी तो पहले क्वेश्चन यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश किया था, और यही क्वेश्चन मैं मुझे सही में पता नहीं था कि यही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। सही में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया है, और राइट आंसर अभी आपको समझाया था कि आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, अभी आपको समझाया हूँ, डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। कुछ अपडेट आपको मेंबरशिप वाले में मिलेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जो उससे ज्वाइन हुए हैं, तो उनको भी कुछ फायदा होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ मेरा जो पैसा है ये कहीं वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना होगा तो जुड़ जाइएगा, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक स्टील की गेंद पारे पर तैरती है क्यों? वैसे इसके दो कारण हो सकते हैं, पर आपको एक ऑप्शन में दो कारण देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोहे की सुई होती है पानी पर तैरने लगती है, इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। पर यहाँ पर सरफेस टेंशन की बात नहीं चल रही है। देखिए, आपको एक चीज और बताया था घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन, मास बटा में वॉल्यूम। अब समझिएगा, आपने पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती। हिंदी मीडियम वाले समझिए, जो होता है ना घनत्व, ये आपके सामने है, यानी कि देखिए द्रव्यमान के सामने है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ही मास बढ़ाइएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, उतना ही घनत्व बढ़ते जाएगा। जैसे एक स्विमर होते हैं, तैराकी जो होते हैं, ये किस प्रकार तैर पाते हैं? पानी को विस्थापित करते हैं,
अपने पानी से हटाए गए जो पानी से जो घनत्व होता है, उनका जो बॉडी होता है पानी से कम हो जाता है तो पानी पर तैर पाते हैं। वैसे ही जो पारा होता है ना, ये इसका घनत्व स्टील की तुलना में अधिक होता है। समझिए, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई वस्तु कब तैर पाती है? जब उसका जो डेंसिटी है उस वस्तु से कम हो जाता है। जैसे एक मनुष्य का अगर पानी से घनत्व कम हो जाता है तो वो तैर पाता है। वैसे ही क्या होता है, स्टील का जो है ना घनत्व ये पारे से कम होता है। यही तो आपका सेकंड ऑप्शन में लिखा गया है। पारे का घनत्व स्टील की तुलना में अधिक होता है, मतलब स्टील का कम हो जाता है, जिसके कारण वह तैर पाता है। यही तो क्वेश्चन में आपका है। तो सेकंड ऑप्शन आप ध्यान से समझिए, राइट आंसर हो जाएगा। एक स्टील की गेंद पारे पर क्यों तैरने लगती है? क्या कारण है? इसका कारण है कि पारे का जो घनत्व है स्टील की तुलना में अधिक होता है। समझ गए? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। सॉरी, थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक महिला की आवाज किस कारण से एक पुरुष की आवाज से तीक्ष्ण होती है? महिला की आवाज जो होती है ये पुरुष की आवाज से पतली होती है। क्या कारण है इसका? क्या मतलब क्या रीजन है इसका? तो देखिए, क्या इनकी वोकल कॉर्ड्स कमजोर होती है? जी नहीं, उनकी वोकल कॉर्ड्स कमजोर नहीं होती है। अंतर क्या है, जो पुरुष की आवाज होती है ना, इनकी जो आवृत्ति होती है ये कम होती है महिलाओं की तुलना में। यानी कि जो महिला होती है ना, उनकी जो आवृत्ति होती है, उनकी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है ये हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम होती है एक मेल की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? मूल कण कहने का मतलब कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल तो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बेचारे बाहर बाहर चक्कर लगाते रहते हैं इनके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे भी आपको आ सकता है P+N ऑप्शन में दे सकता है, लगा देना है आपको तुरंत से टिक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और, द्रव्यमान संख्या पूछा जाता है आपको निकालने का, आपको बताए थे, याद है ना? A = P+N। अगर नहीं देखेंगे देखे होंगे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट तो आप देख लीजिएगा। आपको न्यूमेरिकल में भी आपको करा कर बताए थे कैसे आपको द्रव्यमान संख्या निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का जो वास्तविक भार है, वास्तविक भार कहने का मतलब उसका जो एग्जैक्ट वेट है स्पष्ट भार के बराबर होता है जब, मतलब उनका जो खुद का वेट है वो कब बराबर होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है या जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है? कब उनका जो भार है ये समान होता है? तो देखिए, जब लिफ्ट एक समान गति में होती है, कहने का मतलब ना तो ज़्यादा स्पीड में होती है ना ही कम स्पीड में होती है, तो उनका जो वेट होता है ये बराबर होता है। कभी आप लिफ्ट में गए हैं कि नहीं? अगर कभी लिफ्ट में जाइएगा तो आपके ऊपर एक भार महसूस होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो ये परिवर्तन होता रहता है। वहीं अगर आप लिफ्ट एक समान गति में होता है तो वह व्यक्ति का जो वास्तविक भार होता है स्पष्ट भार, यानी कि जो उसका वेट होता है एकदम एग्जैक्ट वही आपका बराबर होता है। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मैं आपको करा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किए थे, और रदरफोर्ड के बारे में आप जानते ही हैं, अल्फा कण के बारे में, नाभिक न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड को आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भाई कराना चाहिए नहीं ना, लेकिन क्या करूं, एग्जाम में यही क्वेश्चन गलती करा देते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है एग्जाम टाइम। प्रैक्टिस सेट में बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, और क्या चाहिए? कोई अलग से थोड़ी ना क्वेश्चन दे देंगे, आपका जो सिलेबस है वही से क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि जो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे होते हैं? एक और चीज आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक गोले के अंदर धंसे होते हैं। ये किसने बताया था? तो ये डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने बताया था। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ के साइंस में आपने पढ़ा होगा। पहले आपको इसमें इसके बारे में बताया गया था कि डाल्टन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। आइसोटोप्स, आइसोबार समस्थानिक होते क्या हैं? समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, पर जो उनके द्रव्यमान संख्या है ना ये भिन्न भिन्न होते हैं,
वही तो समस्थानिक होते हैं, वही तो आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। H आपका हाइड्रोजन है, 1 1 इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, यानी कि 1 आपका परमाणु संख्या, 1 आपका परमाणु द्रव्यमान, इस प्रकार से होता है 1 2 3, ठीक है। तो ए ऑर्थो हाइड्रोजन, ये भाई परमाणु, ये मतलब हाइड्रोजन का समस्थानिक तो है नहीं, फालतू का ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, जितने भी क्वेश्चन है ना आज के प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सच बताओ ना, भले ही थंबनेल पर लिख दिया हूँ आपको 25 में 20 लाना है, 20 प्लस लाना है, पर आपको 25 में 25 लाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ। वैसे तो आपको बताऊं कि परमाणु संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको दे ऐसा ऑप्शन में तो दिया नहीं है कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, अगर आपको आगे की इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है तो वही बात है, आपको वो भी टिक लगा देना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। कैंडिडेट को पता होता है फिर भी गलतियां करते हैं, इसीलिए करा रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31, 10⁻⁻31 kg, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सारे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे का आप वेट याद रखना, मास याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है, आपको सारे धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का क्या मतलब, वृद्धि होने पर क्या होता है, मतलब पेरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक जो होता है ना उसमें वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है ना, तो उस समय उसके ऊपर क्या परिवर्तन दिखाई देने को मिलता है। तो देखिए, जब किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी जो धात्विक गुण है, मतलब कहने का जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है ना, उसमें कमी आती है। जो आपके पीरियोडिक टेबल है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। क्या प्रॉपर्टीज होता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, सारा कुछ, बहुत ही सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो। बाकी 5 क्वेश्चन है, देख कर जाना। 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान, फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दम है नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इन विच प्रोसेस देयर इज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब रिडक्शन होता है, यानी कि जो, देखिए हिंदी में थोड़े से लैंग्वेज क्या है, अपचयन उपचयन पढ़े होंगे। अपचयन यानी कि रिडक्शन जब होता है, ऑक्सीडेशन होता नहीं है, रिडक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, और इलेक्ट्रॉन में कमी कब होती है, जब ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या है, अपचयन, रिडक्शन, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, अभी आपको बताए थे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में। परमाणु को अच्छे से समझा इन्होंने, बहुत ही सारे मतलब बहुत सारे थ्योरी दिए इन्होंने, एटम का थ्योरी दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम पूछा है, कॉमन नेम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी का फॉर्मूला देता है, किसी का ऐसे ही नाम पूछ देता है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 किसका नाम है, किसका सामान्य नाम है, तो ये बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है, पढ़े होंगे, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं। कहने का मतलब, जो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो चक्कर लगाते रहते हैं, जो न्यूक्लियस नाभिक के चक्कर लगाते हैं, ये इधर उधर क्यों नहीं चले जाते हैं, किसी में क्यों नहीं टकरा जाते हैं, या फिर कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते हैं, क्या कारण से बंधे होते हैं एक दूसरे से, किस बल के कारण। तो ये आप पढ़े होंगे 12th के अंदर, कुलोम्ब बल, कुलोम्ब फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, Q1 Q2 बटा में R², ये आप पढ़े हैं ना, तो कुलोम्ब बल जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्का मेटल कौन सा है, तो सबसे हल्का मेटल लिथियम होता है, Li लिथियम, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस होती है। अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, जो बैलून होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये मुंह से फूक फूक कर भरे जाने वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गैस होती है जो हवा से हल्की होती है, जो अपने खुद ब खुद उड़ते जाती है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। समझ गए, इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, सिर्फ आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही कर पाए 25 में से, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले आपकी लेवल क्या है, आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।